हाँ अब पूछो, इसमें क्या क्या पूछना है। पहला क्वेश्चन हो गया सभी का, तेरा हो गया, तेरा हो गया था, हो गया था, हो गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन को छोड़ के, एक क्वेश्चन में सबको डाउट था, कौन सा था ये, नाइन्थ वाला ना? नाइन्थ वाला मतलब करा दूं? चलो मैं बता देता हूँ, बाकी इसके अलावा नाइन्थ के अलावा तो और किसी क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ बता, और कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी बोल। हम्म। चश्मा पहना हुआ था, पहना हुआ था ना, इस्तेमाल काहे नहीं किया फिर उसका? ये कैसे पढ़ना भूल सकता है? जॉइंड इन पैरेलल, बस कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा। अगर उसने बोला है पैरेलल, पैरेलल बोलना ही अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है वो, है ना? सीरीज अगर बोलता है तो भी कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो बिना कॉम्बिनेशन के क्या ही पूछ लेगा वो? तो फिर तूने दो भी कैसे निकाल लिया इसका आंसर, अगर तुझे पता ही नहीं कॉम्बिनेशन है? अच्छा, कैसे लगा और ये? इसमें तो कहीं नहीं लिखा। बहुत बढ़िया, ऐसे फ्री के नंबर कटवाने में माहिर हो चुके हो तुम। हाँ तो मतलब तुम्हें ये है कि, आओ देखो एक बार में क्वेश्चन नंबर 9, बड़ी परेशानी थी तुम्हें, दुविधा थी, दिक्कत थी, एक बार इसको पिलवा देते हैं। क्वेश्चन छोड़ो, मैं एक बार तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मान लो मेरे पास दो वायर है, और ये दो वायर जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हुई है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, तो मेरे को बताओ 1/R किसके बराबर आएगा? क्या आएगा? 1/R प्लस 1/R2। ये तो सबको आता होगा ना। ये आर इक्वलेंट है, मैं इसको आर इक्वलेंट लिखने की बजाय आर ना लिख दूं, कोई दिक्कत? तो इसकी वैल्यू रख दो 1/, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मुझे मुझे थर्मल वाला टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाना हो तो क्या लिखा जाएगा? R1 + α ΔT। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम रखेंगे ना, तभी तो ऑब्जर्व कर पाएंगे चीजें। टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे और तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे चीजों को, बहुत आसान बात है। तो मैं टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखूंगा। अच्छा, 1/R1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/R1 1 + α ΔT प्लस 1/R2 1 + α ΔT। अच्छा, ये रेजिस्टेंस अलग अलग है तो इनके कोफिशिएंट भी तो अलग अलग होंगे, तो ये हो जाएगा α1, ये हो जाएगा α2 और ये हो जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट। डेल्टा टी सब में सेम है, क्यों? तभी तो कंपेयर कर पाओगे, इसका टेम्परेचर अलग, इसका टेम्परेचर अलग, क्या ही कर लोगे फिर तुम, कुछ भी नहीं कंपेयर कर पाओगे। नहीं, अगर, हाँ तो कोई नहीं, बाद में इक्वल भी कर लेंगे, मेरे को उससे कोई इशू नहीं है। अगर R1 R2 इक्वल है, लास्ट स्टेप में इंप्लीमेंट कर लूंगा, मैं बिल्कुल जनरलाइज करके करा रहा हूँ, बिल्कुल ही जनरलाइज। ठीक है, अगर वो कुछ भी ना बोले तुम्हें, ना टेम्परेचर दे, ना ही तुम्हें बोले कि ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, वो तो इजियर केस हो गए। हम एक बार पहले जनरल केस कर लेते हैं ताकि तुम्हारे एक बारी में पूरी समस्या कट जाए, ठीक है? आओ। अब मेरे को बताओ कि डेल्टा टी में काट सकता हूँ यहाँ से? है, ये कुछ नहीं कहेगा, इसके बगल में ये कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं काट सकते भाई, बीज गणित, छठी क्लास की मैथ्स। अच्छा, तो अब एक और काम कर सकते हैं हम, ये जो 1 + α ΔT है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, 1/R 1 + α ΔT की पावर -1? बताओ, लिखा जा सकता है इसे? अगर ऐसे ही लिखा जा सकता है तो ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ है 1, अल्फा किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻² से 10⁻⁵ ये ऑर्डर होता है। डेल्टा टी भी बहुत कम होगा, क्योंकि ज्यादा बड़े डेल्टा टी के लिए तो ये फॉर्मूला वैसे भी काम नहीं करता हमारा, बताया था तुम्हें डेरिवेशन करते टाइम। अच्छा, तो 10⁻⁻t से 10⁻⁻5 तक। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसकी मल्टीप्लाई, छोटी क्वांटिटी की मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी से हो रही है, तो इसके बगल में 1 से बहुत छोटी क्वांटिटी बैठी है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है और x इज वेरी लेस देन 1, तो ऐसा करने से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग के 1 - x लिखा जाएगा। सही है? तो मैं तुम्हारे सामने एक लाइन लिखूंगा, देखना कि वो सही है गलत है, पहचान पाएगी नहीं पहचान पाए। मैं इसको लिखना पसंद करूंगा 1 - α ΔT/r। आगे सबको समझ में? ये पावर -1 ऊपर गई, -1 आगे आ गया ड्यू टू बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1/R1 1 - α1 ΔT। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1/R2 1 - α2। यहाँ तक सब पहुंच पाए? ठीक है। अगर यहाँ तक सब पहुंच पाए हो तो इसको अब एक्सपेंड करना चालू करते हैं। इस वाले स्टेप को मैं क्या ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ? 1/R -α ΔT/r बराबर, इधर आ जाओ, 1/R1 -α1 ΔT/r1 प्लस 1/R2 -α2 ΔT/r2। बताओ कोई दिक्कत? 1/R1 प्लस 1/R2 क्या होता है?
1/r निकला वंदे मातरम। ठीक है, अब जब तुमने ये सब उड़ाई दिया है तो माइनस से माइनस भी उड़ाई दो जनाब। काहे खींच के फिर रहे हो इसको, ये भी हटा, क्योंकि अब आर नहीं है इक्वेशन में। आर ये 1/r इक्वेशन में नहीं है, ये 1/r1 नहीं है, ये 1/r2 नहीं है, तो माइनस तो सब में से कंपेयर आके कट जाएगा। अब एक और चीज, इसको भी क्यों छोड़ा, कटे सारे। अब बताओ क्या बचा, फाइनली फाइनली बचा अल्फा बाय, अब इस आर को मैं डायरेक्टली लिखना पसंद करूंगा, 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर, यहाँ क्या बचा, अल्फा बाय r1 प्लस अल्फा 2/r2। अगर मैं एलसीएम ले लूँ इसका तो ये लिखा जाएगा अल्फा 1r2 प्लस अल्फा 2r1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस, इसका एलसीएम ले लूँ तो ये लिखा जाएगा r1 r2 सॉरी r2 प्लस r1, एलसीएम ले रहा हूँ इसका, r1 r2 बरोबर अल्फा 1 r2 अल्फा 2 r1 r1 प्लस r2। अच्छा मैंने एलसीएम ही गलत ले लिया, ओ अरे देख रहे हो मैं भी चटी फेल हो चुका हूँ, तुम्हें तो मैं 12वीं में पास कराने से गया, खुद निकल गया, शाबाश। ठीक है, तो ये तो अल्फा इक्विवेलेंट था ना, किसके बराबर आ गया, अल्फा 1r2 प्लस अल्फा 2r1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। अब बताओ इसमें क्या करना चाहते हो, डेल्टा टी तो निफराम हो चुका है, जीरो पीरो बाहर में गया, r1 r2 बराबर बोल रहे थे तुम, बोल रहे थे ना, तो नीचे क्या आएगा 2r, ऊपर क्या आएगा r कॉमन, r से r कटा, नीचे क्या आएगा, तो अगर मेरा r1 बराबर r2 बराबर r आ चुका है तो अल्फा r1 सॉरी r1 कह रहा हूँ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ये सोल्व नहीं हो पाया तुमसे, सीरीज में कैसे आ जाएगा, रुक जा, पहले तो ये बताओ ये समझ आया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद सीरीज चिपका लेते हैं, आओ सीरीज करें, सीरीज सीरीज में ऐसे होगा, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस r1 r2 और r को क्या नाम दूंगा मैं, r इक्विवेलेंट विच इज r1 प्लस r2। तो थर्मल कोफिशिएंट की फॉर्म में इसको क्या लिखा जाएगा, r1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, r1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, r2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। डेल्टा टी सब में सेम क्यों है पता है, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। अच्छा इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, r प्लस r अल्फा डेल्टा टी, r1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और यहाँ पे एक और चीज, ये r1 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, बोलते नहीं हो तुम है, ठीक है, समझ में आया तो बताना। तो ये भी हटाओ, अल्फा इस r को क्या लिख सकते हैं, r1 प्लस, इसमें r1 अल्फा 1 प्लस r2 अल्फा 2 लिखा जाएगा, तो अल्फा इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, r1 अल्फा 1 r2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ये किसके केस में आया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा अगर वो उसमें बोल दूं मैं कि अगर r1 बराबर r2 बराबर r है तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे r और r कॉमन, नीचे कितना आ जाएगा 2r, r से r कटा, हाँ बिल्कुल सेम आएगा, तो अल्फा सीरीज में भी क्या आ रहा है, और पैरेलल के केस में भी क्या सेम आया था, अगर बराबर हो जाते हैं ये दोनों में सेम आ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है, बताओ और कोई परेशानी। मैंने तो जनरल करके कैलकुलेट किया है, यही कैलकुलेशन मेरी बहुत ईजी हो जाती अगर मैं शुरुआत से ही इनको बराबर लेके चलता, क्योंकि अगर मैं इसको शुरुआत से बराबर लेके चलता ना तो मेरा ये आर ही कट जाता, 2 स्टेप में आंसर आ जाता यही वाला, जो तुम्हारे एग्जाम में आया उससे टफ वेरिएशन करा दी मैंने, टफ वेरिएशन क्या कराती यही है जनरली, क्योंकि अगर तुम्हें जनरलाइजेशन रिजल्ट पता है तो फिर ये मक्खी मच्छर तो पता ही होंगे ना। बाकी इस क्वेश्चन के अलावा अगर तुम्हें कुछ भी कहीं भी एक और नंबर कटवाया है तो शिरडी साई राम की शरण में जाओ, पाप का उपभोग नहीं हो पाएगा तुम्हारे। बाकी एक बार ईमानदारी से पूछना खुद से, पेपर में 1 को पैसे का भी दम था क्या, बोला जाता है तुम्हारे स्कूल वाले ढंग का पेपर बनाते हैं, अब इस बार ढंग का पेपर तो नहीं बना पाए वो बेचारे, क्या नहीं, अगर तुम नॉर्मल सीबीएसई लेवल पे चलते तो फिर तुम्हें लगता हाँ पेपर अच्छा बनाया, पता नहीं कहाँ से दे दिया, बट हम क्योंकि नॉर्मल सीबीएसई से थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं तो लगना नहीं चाहिए वैसा। अच्छा लास्ट क्लास में कहाँ पे थे,
कुछ बताओ। या आज तुम्हारे पेपर खत्म हुए, केमिस्ट्री का पेपर भी हो गया, तो तुम अब खुले दिल से आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज तो हो गया हमारा, ऐसा कुछ। पढ़े कल भी नहीं थे, तो भी पेपर खराब गया। अबे नोट्स बनाने से नंबर नहीं आते, पढ़ने से नंबर आते हैं। ये तुम बिल्कुल वैसे हो, शेख चिल्ली वाली कहानी नहीं होती, और वो 5 स्टार के एड्स नहीं होते थे, वो रमेश सुरेश, पिताजी की पतलून एक मिलान। बताओ भाई क्या कर रहे थे यार, झांकना ही पड़ेगा मेरे को। क्या खत्म हो गया था? खत्म हो गया तो सवालात शुरू करें तुम्हारे साथ कैपेसिटर के। एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर तुम्हारी पिटाई करूंगा, क्योंकि तुम, हाँ, पिटने योग्य हो चुके हो। तुम्हारी डिमांड है कि सर किस दिन पेल दो बढ़िया तरीके से, चप्पल ही चप्पल ऐसे मारो सांस ना आए। आधा घंटा तुमने इसमें ही खराब कर दिया होगा, पक्की बात है। अभी खराब। हम्म। ये पता है ना, WSB यहाँ भी लग जाता है, याद है? ये सब समझ आ गया था, ये सब, ये सब सवाल था ये शायद, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था अगर मुझे क्या क्या पता हो, रुको पूछता हूँ, हाँ, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कि मैं सब निकाल लूँ। हैं? पढ़ के आए हो तुम तो, बहुत तेज पढ़ के आए हो। आर और, नहीं तो इनिशियल कंडीशन क्या क्या हो सकती है? इनिशियल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, मुझे सर्किट में शुरुआत में क्या पता होगा, ये पढ़ के आते हो तुम। ये ग्राफिकल, अच्छा, आगे रात। हम्म, कौन करके लाया है इसे? अब आओ मेरा। कौन आई का ग्राफ बना के लाया है? आई वर्सेस टी का कौन ट्राई किया? कोई भी नहीं। आज दिन भी बढ़ गया है, सोच रहा हूँ कोई बड़ा सा डिसीजन ले ही लेते हैं तुम्हारे हित में। अरे ये भी तो था, करा तुमने? नंबर तो नहीं आ रहे तुम्हारे पूरे में से पूरे। अगर तुम ये CBSE PY की शीट करते हैं, NCERT एग्जाम्पलर कर लेते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन उसमें एज इट इज चिपका हुआ मिल जाता तुम्हें, अल्फा वाला। ये भी नहीं करा तुमने, ना तुम्हें ये पता कि इनिशियल कंडीशन क्या होती है, जिससे मुझे सब कुछ पता लग जाए, सारी चीजें निकाल लेते हैं हम। अरे तो जब पेपर नहीं होता था तब कौन सा तुमने सूरजमुखी उगा दिए थे इस मैदान पे? हाँ, बहुत दुविधा है भाई तुम्हारे साथ, तो पढ़ाया क्या जा रहा है और तुम कर क्या रहे हो, कच्चू समझ नहीं आ रहा है। सी इक्विवेलेंट बताओ कैसे निकालोगे? एक बार बताओ, ये सब कर कुरा के तुम्हें लगता है इस ब्रांच में कभी भी करंट जाएगा? ये फोल्डिंग सिमेट्री है, इसका रीजन भी बताया था, लगती क्यों है? तो क्यों लग रही है? WSB बन रहा है अलग, प्रोपेगेटेड WSB गिविंग राइजेस टू सिमेट्री। तो ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, C/2, 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 और पैरेलल में सब जुड़ जाएंगे तो पैरेलल में,
एकदम आंसर कर देते हो बढ़िया वाला। या तो आंसर करते ही नहीं हो, करते हो तो बिल्कुल ऐसा कि आदमी मर जाए। ठीक है चलो भाई करते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट। मुझे ही पढ़ना है, मुझे ही पढ़ाना है बस, लेकिन पेपर मैं नहीं देके आ पाऊंगा। तुम तो मेंस वाले हो, नीट वाले होते फिर भी चांसेस थे कि चलो कोई एज फैक्टर नहीं है, दे आएगा बुढ़ा आदमी भी। जेई का नहीं दे पाएगा। डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि डीक्यू बाई डी ही करंट होता है। कर दो। क्यू नोट तो एज इट इज बाहर आएगा, वन का डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन खुद ये चेन रूल के हिसाब से माइनस टी बाई टाउ का माइनस वन बाई टाउ। तो डिफरेंशिएशन ही नहीं आता तुम्हें? ये बोल दो हाँ नहीं आता। ये माइनस तो क्यू नोट e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, और ये नीचे टाउ, और यहाँ डी क्यू बाई डी टी मतलब आई। ये मैक्सिमम करंट है मिनिमम करंट है? हाँ जनरल टाइम टी पे एक ही जना बोला बस। ये टी इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, एनीथिंग भी हो सकता है। अच्छा ये क्यू नोट बाई टी, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। क्यू नोट तो तब होगा ना जब ये सी ई हो जाए। क्यू नोट मतलब मैक्सिमम चार्ज कब? जब कैपेसिटर फुली चार्ज। कैपेसिटर फुली चार्ज कब? जब सारी की सारी पोटेंशियल किसके अक्रॉस हो? कैपेसिटर के अक्रॉस। अगर सारी की सारी पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस है तो इसका मतलब सी ई। नहीं समझ पाए? और टॉर्क किसके बराबर? आर सी इक्विवेलेंट। ये और ये खत्म। के मैक्सिमम पोटेंशियल है, ये रेजिस्टेंस है, तो के मैक्सिमम करंट नहीं बन जाएगा। आया समझ में? ये पूरी चीज क्या है? आई नोट। समझे? बचा क्या पीछे? हाँ तो क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर के पास, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी मैक्सिमम लिखूंगा। और पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम कितना हो सकता है? जो बैटरी के अक्रॉस है। बैटरी के अक्रॉस कितना था? ई। और कैपेसिटर खुद कितने कैपेसिटेंस का था? सी का। तो सी ई इज दी मैक्सिमम चार्ज। ठीक है। ये जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ये किसके बराबर होता है? या फिर टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? वन टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू एनी टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू आरसी। आरसी बोले तो आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? तो दोनों बंदे मात्रा होने के बाद आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ आ गई। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल कर्व है, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसे होता है। ये e टू द पावर एक्स का ग्राफ है। तो अगर तुम्हें पता हो ऐसा ग्राफ किसका होता है? e टू द पावर माइनस एक्स का। ठीक है ऐसे बनाओ इसको। ये किसका ग्राफ है? e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। ये है करंट, ये है टाइम t। तो तुम्हें लगता है ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा? कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होने में या करंट जीरो होने में? अच्छा करंट जीरो होने का मतलब फुली डिस्चार्ज या फुली चार्ज? फुली चार्ज है ना। तो करंट कब जीरो हो रहा है? दोनों एसिम्प्टोट t goes to infinity पे I will be zero, and when I will be zero capacitor will be fully charged, Q will be maximum, that is Q naught। तो इसका मतलब कैपेसिटर यहाँ पे भी इनफाइनाइट टाइम बाद चार्ज हो रहा है। फुली चार्ज कितने टाइम बाद होगा? और वो इनफाइनाइट टाइम क्या बिल्कुल फिक्स इनफाइनाइट है? नहीं, इसकी दुनिया में वो इनफाइनाइट है, हमारी दुनिया में तो इंस्टेंट है वो। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम तुमसे पूछूं कि एक टाइम कांस्टेंट में क्या करतूतें हुई होंगी? ये क्या है? टी बराबर टाउ। टी बराबर टाउ होने का मतलब क्या? जनरलाइज्ड या वन टाउ? वन टाउ। तो ये पूछना चाह रहा है एक टाइम कांस्टेंट में, एक टाइम कांस्टेंट में कितना आई? बोलो। आई नोट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टी की जगह टाउ रख दो, टाउ से टाउ कैंसिल, e टू द पावर माइनस वन। तो वन अपॉन ई 0.63। सही है। तो ये आ गया, इसी को नहीं बोलते 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू? अरे आई नोट मैक्सिमम वैल्यू है, 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना। सही है। अच्छा ये करंट इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है।
और हमें पता ही है टाइम बढ़ने पे करंट तो घटेगा ही। कौन से सर्किट की बात हो रही है, चार्ज सर्किट या डिस्चार्ज सर्किट? व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग, व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग, तब की बात हो रही है। अब मेरे को बताओ, ये जो मैंने निकाला है 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, क्या है? एक टाइम कांस्टेंट में कितना करंट बचा या कितना करंट घट गया? तो ये वैल्यू कितनी है? 63%। आया समझ? और ये वैल्यू कितनी है? समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये सारी बातें समझ जाओगे। ऐसी टी बराबर 2 टाउ पे भी निकाल लोगे, कितना होगा? टी बराबर टाउ बाई 2 पे भी पता लग जाएगा। क्या सारी बातें हो जाएंगी? बस तुम्हें किन किन की वैल्यू याद होनी चाहिए। वैसे वैल्यू याद ना करने की भी जरूरत नहीं है उसमें, वो दे देगा तुम्हें। जैसे मान लो यहाँ पे टी की वैल्यू उसने टाउ बाई 2 दे दी, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? e टू द पावर माइनस हाफ, मतलब 1 अपॉन e टू द पावर हाफ, मतलब 1 अपॉन रूट टी। निकाल के वैल्यू फेंक दो वहाँ, आगे करते रहो, खेलते रहो, कोई दिक्कत? ये किसका खेल था? करंट का। किसका खेल था? करंट का। और थोड़ी थोड़ी सी और टेस्टिंग करते हैं, बात है डिस्चार्जिंग सर्किट। अभी डिस्चार्जिंग सर्किट कैसे होगा? चार्ज और डिस्चार्ज में क्या फर्क है? चलो मैं बैटरी बैटरी के बारे में बात करते हैं पहले। सर्किट छोड़ो, यहाँ आ जाओ इस कोने पे। अगर करंट ऐसे आ रहा है, ये है ई, बताओ चार्जिंग डिस्चार्जिंग? चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पे आते हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? ये देखो हो क्या रहा है, करंट इधर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर भर भर के लाके इकट्ठा किया जा रहा है, उड़ेला जा रहा है इधर। ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब बैटरीज को प्रोवाइड कर रही हो चार्ज, बैटरी की वजह से ही तो होगा। इसका मतलब ये सर्किट बैटरी से करंट ले रहा है, बैटरी इस पे काम कर रही है, बैटरी लगी हुई है सर्किट में। क्या तीनों बातें एक ही हैं? सही है ना? ठीक है। ऐसे ही इसमें बताओ क्या हो रहा होगा? बैटरी बैटरी से करंट ले रही है, तो बैटरी की ये प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। अच्छा चलो ऐसे भी बोल दो कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब करंट बैटरी पे जा रहा है, बैटरी करंट दे नहीं रही। इसका मतलब कैपेसिटर बैटरी पे काम कर रहा है, कैपेसिटर बैटरी पे काम कर रहा है, यह कैपेसिटर बैटरी की तरह काम कर रहा है ना? तो इसका मतलब सर्किट में बैटरी नहीं है। बता, क्योंकि मेरे पास जो बैटरी थी वो आइडियल सेल से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? और आइडियल सेल की एक खास बात है, उसके अबाउट ईएमएफ चेंज नहीं होती। अगर ईएमएफ चेंज हुई नहीं तो ये कभी दे पाएगा बैटरी को कुछ? तो इसका मतलब बैटरी नहीं दिया ना, तभी तो डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। क्या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकल है वो? बट इतना तो आना चाहिए प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए। कब पढ़ोगे प्रैक्टिकल? करो एडवांस का पेपर क्लियर, फिर जी भर के पढ़ना प्रैक्टिकल। खांसी आ गई उसको, ये क्या बोल दिया आपने? वो डेली सोप वाले बम बम बजने लग गए। पानी पी ले, गर्म चाहिए? ठीक है गर्म करवा देते हैं पानी, एक सेकेंड। हाँ तो इसका मतलब इस वाले में बैटरी है ही नहीं। बैटरी लगी होती तो इसके पास करंट जा रहा होता, चार्ज डिपोजिशन होता। लेकिन यहाँ तो चार्ज डिपोजिशन की बजाय उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, इसमें से चार्ज एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बैटरी तो नहीं कर सकती क्योंकि उसके अबाउट तो ईएमएफ फिक्स है। तो इसका मतलब इट इज एज गुड एज सर्किट डजंट पोजेस एनी बैटरी, सर्किट के पास कोई बैटरी नहीं है। चलो भाई, तो इसका मतलब मेरा सर्किट डिस्चार्जिंग सर्किट कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि अगर यहाँ बैटरी लगा दूंगा तो फिर तो पर्पज ही खत्म हो गया ना। तो अब समझ में आया, अगर मैं यहाँ बैटरी लगा भी दूं, अगर मैं यहाँ बैटरी लगा भी दूं तो क्या ही कर लोगे तुम? कुछ भी नहीं होगा, यहाँ करंट आ जाएगा, बैटरी चार्जिंग स्टेट में आ जाएगी, और जो बैटरी चार्जिंग स्टेट में आ जाएगी तो फिर मैं क्या ही लिखूँ? कुछ भी नहीं। तो और दूसरा, क्योंकि बैटरी आइडियल ली है, क्योंकि बैटरी, तो ये तो तब आएगा ना जब इसकी ईएमएफ घटी होगी।
हम तो नहीं घटा पा रहे ये, क्यों नहीं घटा पा रहे? क्योंकि जो हमारी बैटरी है वो आइडियल सेल से बनती है, और आइडियल सेल के क्रॉस ईएमएफ फिक्स रहता है, तो इसका मतलब सर्किट क्या ऐसा बना होगा, तभी डिस्चार्जिंग पॉसिबल है। तो डिस्चार्जिंग सर्किट ऐसा क्यों बना, सबको समझ आ गया? अच्छा, इस स्टेट में कैपेसिटर फुली चार्ज है क्या? कैपेसिटर डिस्चार्ज ही तब होगा जब फुली चार्ज होगा। ये बात वैसे गलत हो सकती है, बट इस सर्किट में तो यही पॉसिबिलिटी है कि पहले बैटरी लगा के इसको चार्ज किया गया है, पहले बैटरी लगा के इसको, अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी हटा दी गई है। डिस्चार्ज क्यों होगा, बताता हूँ क्यों होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ये यही होता है अपनी आमजन भाषा में। टी इक्वल्स टू 0 पे ये था वी आर, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ये था वीसी। दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती हैं, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जब तुमने बैटरी लगाई और बैटरी को इन्फिनिटी टाइम तक काम करने दिया, तो तुम कौन सी स्टेट पे हो, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट। अब तुमने बैटरी हटा दी, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया था, तो इसका मतलब सारी की सारी पोटेंशियल क्या होगी अभी फिलहाल, क्यू नोट बाय सी। इसके अराउंड पोटेंशियल क्या है, 0, तो अब ड्रॉप आएगा, उसको पास कर दो। हाँ हाँ, और कैसे ऐसे करेगा यहाँ, वैसे करके दिखाइए, ऐसे बिना टपका है, बिना टपका है, रहन दे रहन दे रहन दे रहन दे रहन दे, टपक रहा है नीचे। और ये काम मैंने से करने के वो तुरंत करा है इसने, होमवर्क दिया था वो तो नहीं हुआ, ये कहते ही कर दिया। और गर्म करवाना हो करवा लियो। अरे थैंक यू वाली बात नहीं है, थैंक यू हो जाए भाई, तुम पढ़ लो बस। मैं यही सोचता हूँ, तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि तुम पढ़ना चालू कर दो। खैर, तो क्यू नोट बाई सी फुली चार्ज कैपेसिटर। अब डिस्चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, चार्ज भागेगा यहाँ से, सही है, तो इसको करंट प्रोवाइड करेगा ना, इसको करंट प्रोवाइड करेगा। समझ आया थोड़ा थोड़ा डिस्चार्जिंग सर्किट? अब समझ रहे एक और चीज बहुत ध्यान से, जब सर्किट चार्ज हो रहा था तब करंट के बढ़ने से, सॉरी, जब करंट के घटने से चार्ज बढ़ रहा था। सुनना ध्यान से, जब सर्किट चार्जिंग था तब करंट के घटने से चार्ज बढ़ रहा था। ये कह लो कि हमें ये बात पता थी चार्ज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, और अगर चार्ज घट रहा है तो करंट बढ़ रहा है, ये हमें बात पता थी किससे, चार्जिंग सर्किट से। यहां समझना आप सीन क्या होगा, सबसे ज्यादा चार्ज के मूव करने की टेंडेंसी कब होगी, T0 मोमेंट पे। अब ये वाले टी, ये पुराने वाले सर्किट के थे, कब के थे, ये चार्जिंग वाले मोमेंट के थे। अब डिस्चार्जिंग वाले मोमेंट का नया टाइम फ्रेम आएगा, तो जब डिस्चार्जिंग में T बराबर 0 है तो आई कैपेसिटर क्या फुली चार्ज है, समझ आया ऐसा क्यों हुआ, ये किसके केस में हुआ, डिस्चार्जिंग के केस में। लॉजिकल भी है, चार्ज के मूव करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कब होगी, T को 0 पे, क्यों, क्योंकि सारा का सारा चार्ज यहां पर बैठा है, और इसी चार्ज से करंट बनेगा, इसी चार्ज से करंट बनेगा। बैटरी तो है नहीं अब, ये वहां से ही बैटरी का काम करेंगे, सही है। हम्म, हाँ, चार्ज मैक्सिमम होगा। ये चार्ज किस पे है, कैपेसिटर पे, तो इनिशियली जब कैपेसिटर फुली चार्ज है तो T को 0 मोमेंट पे डिस्चार्जिंग स्टेट पे Q इनिशियली तो मैक्सिमम होगा। इधर आ जाओ, बोलो, ये मैक्सिमम कहाँ है, सबसे ज्यादा चार्ज यहीं भरा बैठा है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसी के पास है, तो इनिशियली पोटेंशियल ड्रॉप की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल, ये चार्जिंग में बैटरी के पास थी एग्जैक्टली। तो आई भी मैक्सिमम है, क्यू भी। अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे आई भी डिक्रीज होगा और क्यू भी डिक्रीज होगा, भली बात ही जान रहे होंगे क्यों, क्योंकि यही तो करंट बना रहा है, इसी पे चार्ज घटा दिया तो करंट भी तो घट जाएगा और उसके मूव करने की टेंडेंसी भी घट जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो खुद को हर जगह बराबर करना चाहता है ना। पोटेंशियल ड्रॉप की मेन टेंडेंसी क्या होती है, कुछ ना करके बस मैं इक्वी पोटेंशियल बन जाऊं, हर जगह मेरी पोटेंशियल जीरो आ जाए, डेल्टा वी जीरो हो जाए, क्या जीरो हो जाए, डेल्टा वी, क्यों, क्योंकि डेल्टा वी जीरो होने पे ही एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगी, और जब एनर्जी स्टोर नहीं हुई तो एनर्जी है भी नहीं, और जब एनर्जी है भी नहीं मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी पूरे यूनिवर्स में।
होती है ये सारी चीजें रिलेट। चलो बढ़िया। तो तुम्हें ये वाली बात भी समझ में आएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, वैसे वैसे चार्ज भी घटेगा। सॉरी, करंट भी घटेगा और चार्ज भी घटेगा। ठीक है। अब तुमसे एक बहुत ही बढ़िया बिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ये दोनों एलिमेंट सीरीज में है या पैरेलल में है? ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, सीरीज में है पैरेलल में है? ठीक है, आओ देखते हैं। ये ऐसे बनाया हुआ है तो तुम्हें कैसे नजर आ रहा है? सीरीज में। चलो देखते हैं। ये प्लस है और यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ इनिशियल स्टेट है, तो एग्जैक्टली मुझे ये लिखना पड़ेगा मैक्सिमम है चार्ज। अब चार्ज यहाँ से चलना चालू करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल वी होगी और यहाँ पोटेंशियल जीरो होगी। यहाँ से यहाँ कोई ड्रॉप आया, यहाँ से यहाँ कोई ड्रॉप, यहाँ से यहाँ कोई ड्रॉप, यहाँ से यहाँ कोई ड्रॉप, अब ड्रॉप आएगा तो यहाँ पोटेंशियल कितनी होगी? यहाँ से यहाँ कोई ड्रॉप या राइज, तो यहाँ पोटेंशियल कितनी होगी? आंखों से नहीं देखना है, बुद्धि से देखना है। तब मैं ये सर्किट तुम्हारे लिए दोबारा बना देता हूँ, है ना? और तुम्हें किताबों में इसीलिए ऐसा बना के देते हैं वो सर्किट। इसमें इसमें कोई फर्क है? नहीं। और ये पैरेलल है, और ये कैसा है? पैरेलल क्यों है? खुद सोचो, ये भी है, ये भी है, ये जीरो, ये जीरो। यही तो डायग्राम मैंने वहां बना दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको ए नाम दिया और इसको बी नाम दिया, चाहे ऊपर वाले रास्ते से वी ए माइनस वी बी निकालू, चाहे नीचे वाले रास्ते से, तो वी ए माइनस वी बी लिखवा दो, क्या क्या आएगा? यहां से बोलो वी ए माइनस वी बी। करंट तो ऐसे जा रहा है ना, तो करंट के अलोंग हो या करंट के अपोजिट? करंट के अलोंग जा रहा हूं, तो कितना लिखा जाएगा? आई। अब यहां से यहां जाते हैं, तो कैपेसिटर के कौन से वाले पट्टे पे गया हूं मैं? पॉजिटिव। तो क्या लिखा जाएगा? बराबर क्यू बाय। आगे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। तो ये कैसे, सीरीज में पैरेलल में? पैरेलल में। दिखने में क्या लगता है, जैसे दोनों आजू बाजू बैठे हैं तो सीरीज में होंगे, इसीलिए मैंने पॉइंट पोटेंशियल बढ़ाया था। देखने से थोड़ी ना पता लगता है सर्किट में कौन सा कंपोनेंट सीरीज में, कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में है। ये कहां से पता लगता है? मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा कंपोनेंट सीरीज में, कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में है? पॉइंट पोटेंशियल लगा। शाबाश। अब क्लियर है ये सारी बातें? टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा? ये नोट और ये भी नोट। ऐसी किसी भी टाइम टी फ्रेम में क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। ऊपर से कितना? आई आर, नीचे से कितना? क्यू बाय। बताओ कोई दिक्कत? ये किस पे है? किसी भी जनरल टाइम टी पे, किसी भी जनरल टाइम टी पे। तो यहाँ से क्यों ना क्यू निकाल ले फिर से, क्योंकि अब मैं किसकी इक्वेशन लिखूंगा? डिस्चार्जिंग इक्वेशन। जो मैंने वो इक्वेशन लिखी थी क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वो किसकी इक्वेशन थी? चार्जिंग की। अब किसकी इक्वेशन निकालने बैठे हम? क्यों डिस्चार्जिंग की? क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज भी तो करोगे कभी ना कभी जिंदगी में, ऐसी फालतू में चार्ज कर लिया था बस। कभी ऐसी टंकी भरना चाहोगे मोटर से जिससे कभी पानी वापस ना आ पाए? फिर कैपेसिटर भी क्यों चार्ज करेगा अगर डिस्चार्ज ना हो पाए? पर्पज ये डिस्चार्ज हो जाए, है ना? अच्छा, तो अब करते हैं इसको, फिर इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आईआर बराबर क्यू बाई सी। तो क्यू बराबर, समझे? मुझे इस क्यू की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, ये बता सकता है कोई? या फिर इस आई को क्या लिखा जा सकता है? और आर की तो तुम जानते हो ना, टाउ है। अगेन मैंने यहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट लिए हैं, ऐसे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ऐसे ही कैपेसिटर्स के भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो क्या तुम्हें पता है ये लिखा तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ही हुए हैं ना, आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट। और तुम्हें निंजा टेक्निक पता है आर इक्विवेलेंट निकालने की? सी इक्विवेलेंट तो ब्रांच का निकलता है, आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का निकालोगे। कैसे निकालोगे? जहां कैपेसिटर है वहां ओपन कर दोगे, बैटरी को शॉर्ट मार दोगे, और किसके अलोंग देखोगे पोटेंशियल पॉइंट? ओपन सर्किट के अलोंग पोटेंशियल पॉइंट के हिसाब से आर इक्विवेलेंट निकालोगे। याद है? फंसोगे तुम फिर से, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। ये दोबारा बताया, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज है तो नहीं फंसोगे, और अगर ये तुम भूल जाते हो वाला पॉइंट तो नहीं फंसोगे। बट जैसे तुम्हारी रिलेटिव पावर है और जितनी बुद्धि तुम मार लेते हो, उसके हिसाब से तुम्हें पता भी होगा और फिर भी तुम गलती कर दोगे। खैर। अच्छा, तो अब इस इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूँ, डी क्यू ऊपर ही रखा, क्या क्यू नीचे चला जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, ये इसको लिख देंगे टाउ, डी टी ऊपर आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है डी टी बाई टाउ। नहीं आया समझ में? पूछ लो, सबको आ गया?
ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, समय कहां से शुरू हुआ, कहां तक गए, किसी भी रैंडम टाइम टी तक गए, ठीक है। अच्छा, जीरो पे चार्ज क्या था, क्यू नॉट, किसी भी टाइम टी पे चार्ज कितना होगा, क्यू, शाबाश। क्या लिखा हुआ है, एल एन क्यू, लिमिट क्यू नॉट से, सही बात है। अच्छा एक और चीज, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग है, क्योंकि ये करंट घट रहा है, करंट, चार्ज डिपोजिशन का रेट, चार्ज डिपोजिशन का रेट घटता हुआ है, तो नेगेटिव रेट नहीं हुआ है, तो रेट कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव, रेट कैसा है, नेगेटिव। तो जिसको तुमने आई बराबर डी क्यू बाई डी टी लिखा है, वो एक्चुअल में माइनस डी क्यू बाई डी टी नहीं होगा, घटता हुआ रेट। अब तक तो पढ़ लिए होंगे ना मैथ्स में फंक्शन वगैरह, फंक्शन पढ़ा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े होंगे, तो डिक्रीजिंग फंक्शन आर डिनोटेड बाय नेगेटिव रेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव आ जाएगा चुपचाप, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी, टी बाय, मतलब कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ, हाँ बता कहाँ। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है, एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नोट, तो लोग ए माइनस लोग बी इज, सही है। टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल, जैसे ही बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लिया तो क्या ये लिखा जाएगा क्यू, ये तो एक्सपोनेंशियल और लोग दोनों फ्री हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो क्यों, क्योंकि कंपेयर हो गए वो दोनों, जैसे ही वो दोनों कंपेयर हुए तो ये क्या लिखा जाएगा, ये क्यू नोट इधर आ जाएगा, और ये क्वांटिटी एक्सपोनेंशियल के ऊपर जा चुकी होगी, ये किसकी इक्वेशन आ गई, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है सारी बातें। अगर ऐसा है तो करंट भी निकाल ही लो, तो क्यू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड, व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम डी क्यू बाय, और मुझे पता है जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा ये डी क्यू बाई डी टी तो नेगेटिव रेट है, यहाँ लगाओ नेगेटिव, अपने आप आएगा, यहाँ क्यू नोट तो कांस्टेंट है, यहाँ नेगेटिव मत चिपका देना, सही है। e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, बताओ क्या आएगा, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एज इट इज, और माइनस टी बाई टाउ चेन रूल से, तो माइनस वन बाई टाउ, ये और ये कैंसिल, ये आ गया आई, और टाउ के क्या लिख सकते हैं, क्यू नोट को क्या लिखेंगे, सी वी, और क्योंकि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम पोटेंशियल ई, यहाँ नीचे टाउ की जगह आर, इस आदमी को हम जानते हैं आई नोट, करंट की इक्वेशन से ही नहीं है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, क्योंकि यहां भी करंट घटता हुआ है और चार्जिंग में भी करंट घटता हुआ है, समय के साथ इंपल्स घटती ही है, समय के साथ इंपल्स, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। खैर ये बात समझ नहीं आएगी, फालतू है, छोड़ो, क्योंकि ये पूछोगे फिर मेरे से, फिर समझोगे, फिर पूरी गाड़ी पढ़ लोगे अभी की 5 मिनट की क्लास में। तो आई बराबर आई नोट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ करंट, दोनों के ग्राफ में 1 पैसे का भी फर्क है क्या, दोनों के ग्राफ में 1 पैसे का भी फर्क नहीं है। अब मैं तुमसे पूछूं, एक टाइम कांस्टेंट में कितना डिस्चार्ज हो जाएगा, 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर कितना चार्ज बचेगा, 37, क्या अब ऐसे ऐसे आंसर कर सकते हो तुम खुद से, ठीक है। ऐसे वो बोले करंट कितना डिक्रीज हो चुका होगा, मैक्सिमम का 63% डिक्रीज हो चुका होगा, बचा कितना होगा करंट, मैक्सिमम का 37% बचा होगा इन वन टाइम कांस्टेंट, इन वन टाइम कांस्टेंट, और दोनों का ही ग्राफ कैसा बनेगा, दोनों का ही ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, दोनों का एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। और कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, कितना, इनफाइनाइट, तो चार्ज होने में भी कितना टाइम लगता है, डिस्चार्ज होने में भी कितना टाइम लगता है, सारी बातें क्लियर है। अगेन ये इनफाइनाइट हमारी दुनिया का इनफाइनाइट है, कैपेसिटर की पर्सनल दुनिया का इनफाइनाइट है, कैपेसिटर की पर्सनल दुनिया का इनफाइनाइट है, हमारे लिए तो वो इंस्टेंट है, तो कैपेसिटर चार्ज भी इंस्टेंटली होता है और डिस्चार्ज भी इंस्टेंटली होता है, क्यों, क्योंकि टाउ होता है आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट के बराबर, सही है। और आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट, चलो रेजिस्टेंस तुमने 100 ओम भी ले लिया, बहुत ज्यादा होता है 100 ओम रेजिस्टेंस, 100 ओम भी अगर रेजिस्टेंस ले लिया तो कैपेसिटर 1 फराड तो नहीं ले पाओगे जिंदगी में कभी भी, कैपेसिटर तुम माइक्रो फराड तो ले सकते हो, और माइक्रो फराड भी बहुत ज्यादा ही होता है, देखा जाए तो 711 माइक्रो फराड तो अर्थ की औकात है,
ठीक है, तो माइक्रोफेराड भी बहुत ज्यादा होता है, तो हम नैनोफेराड पिकोफेराड इसमें रखेंगे, तो 10⁻⁹ 10⁻12 के ऑर्डर का होगा। वही अगेन टाइम कितनी रेंज का आ जाएगा, 10⁻⁴ से 10⁻⁻10 सेकंड का आएगा। ये टाइम रेंज हो गई। तो इतना छोटा टाइम हमारी दुनिया के हिसाब से तो बिल्कुल इंस्टेंट है ना, और वही टाइम कैपेसिटर के लिए इनफाइनाइट। सही है, यहाँ तक कोई परेशानी? क्या सारी बातें क्लियर हुई फिर से? तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और तुम्हें अब ये भी पता है कि ये पैरेलल में नहीं, सॉरी सीरीज में नहीं, पैरेलल में लगे हुए थे। ये यहाँ कैसे आ गया, मेरी गलती से? समझ तो आ रही है सारी चीजें? अगर मैं जितनी सारी चीजें बोली है वो सारी सारी लिखवा नहीं सकता हूँ, फिर वो लिखवा ही रहता है बस। समझो, रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मान के चलो। चलो क्वेश्चन करो। कीजिए। जितना पढ़ाया सब लॉजिक चलते चले जाएंगे इसमें, सारे ही लॉजिक लग जाएंगे ऑलमोस्ट। सवाल आसान है, बस रिलेट करना है तुम्हें, कब कहाँ कौन सा स्टेप क्यों करें, क्यों किया हमने। हम्म, इतना बढ़िया डायग्राम मैंने देखा नहीं कभी आज तक। देखते हैं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मुझे। नहीं, नहीं दिया। माइक्रोफोनाट को सीधा दो रखो सीधा। पन्ना पीछे करना है। सी एच मतलब चार्ज, चार्जिंग, और डी सी एच मतलब डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग है को। क्या करेगा टाइम का? टाइम तो ऐसा होगा, मान लो कि तुमने कुछ ऐसा निकाल दिया किसी भी टाइम का आंसर आ जाए, यही तो निकालना होता है। तुम समझ नहीं रहे क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कैपेसिटर में कोई भी चीज फिक्स है क्या?
अगले की डेफिनेशन तो फिक्स है नहीं, करंट और चार्ज कैसे फिक्स हो जाएगा अगले में? तभी तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हो तुम, चाह रहे हो मैं एक टाइम फ्रेम की बात कर लूँ, मैं एक टाइम फ्रेम की बात करूंगा, मैं तो टी टाइम की बात करूंगा, तो तुम्हारा आंसर भी टी के हिसाब से आएगा। हाँ हाँ, और क्या, शुरुआत तो टी को 0 से ही करोगे। हुआ, आओ देखो मैं बताता हूँ, चेक करिए एक बार, ठीक है। सबसे पहले मुझे निकालना है कि इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 0 मोमेंट पे देखते हैं क्या रहा होगा। टी इक्वल्स टू 0 मोमेंट पे इस पे क्यू मैक्स होगा, यही तो होगा। मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊं तुम्हें चीजें याद रह जाए? अरे टी इक्वल्स टू 0 पे मैंने मैक्सिमम लिख दिया, कह रहा हाँ हाँ होगा, आई मैक्सिमम होगा तो क्यू 0 होगा ना उधर, चवंती ला लियो बिल्कुल। तो यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, करंट आएगा वो भी कैसा, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके अलोंग होगा, कैपेसिटर के अलोंग। और ये दो अलग अलग ब्रांच हैं। चलो एक बात बताओ, ये 6 वोल्ट है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है वही पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल ड्रॉप वही यहाँ पे, सारे पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है, कोई दिक्कत? अच्छा। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ से आप पोटेंशियल ड्रॉप बोलना होता है, बोलना जरा एक बार, 6 नहीं बोला जा रहा तुमसे। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 6, टी 0 की बात हो रही है, करंट मैक्सिमम में सारा ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। भाई साहब फॉर्मूले रटने से, इक्वेशन रटने से एक पैसे का सवाल नहीं होगा, चीजें समझने से होंगे यहाँ सवाल। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 6, शाबाश। अरे 0, टी इक्वल्स टू 0 पे चार्ज बताओ, आई बताओ, अच्छा वी अक्रॉस सी बताओ, निकाल लो, क्यू बाई सी 10 बार निकाल लो, 0 होता है। वही तो समझा रहा हूँ, तब से समझ क्यों नहीं पा रहे हो? पिछली क्लास में भी यही कर रहा था, उससे पिछली क्लास में भी यही कर रहा था। आई मैक्स कितना होता है, आई नॉट आर, ये बनेगा वी आर। सारे ड्रॉप किस पे है, इसके ऊपर ड्रॉप क्या है, कौन सी मूवमेंट की बात हो रही है, टी इक्वल्स टू 0। मुझे बताया यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, लेकिन इस 6 वोल्ट में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, आरसी है। इसके अक्रॉस टी इक्वल्स टू 0 में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, वीसी 0 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होगा, तो करंट भी तो मैक्सिमम होगा, तो करंट मैक्सिमम है, चार्ज 0 है। तो मेरे को बताओ क्या इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आया वो किसके बराबर था, और आर की वैल्यू क्या है, तो आई नोट कितना, रुको मैं एक स्टेप खा गया, रुक जाओ, गलती मेरी है ना, मैं तुम्हें वैसे पढ़ाता नहीं हूँ जैसे इस उम्र का बालक पढ़ता है, नॉर्मल है ना। खुशी प्राप्त हुई, कलेजा ठंडा यार। यहाँ बताओ पोटेंशियल ड्रॉप 6, तो करंट कितना बह जाएगा है? अरे ये दोनों सीरीज में है, इस ब्रांच में तो सीरीज में है, 6 वोल्ट बटा 6 ओम, सही है, कोई दिक्कत? तो इस वाली ब्रांच से 1 एम्पियर आया, तो इस वाली ब्रांच से 4 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, गलत हो गया सवाल, 4 नहीं है, पूरी बात होने दो अभी। ये जो करंट तुमने निकाला 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर तो टी को 0 मोमेंट की बात हो गई ना, अगले मोमेंट क्या 3 एम्पियर बोल दो इसमें करंट, अगले मोमेंट 3 एम्पियर करंट नहीं होगा। अब मुझे आई की इक्वेशन लिखवाओ, क्या आई इक्वल्स टू आई नोट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ होता है?
ये जो मेहनत थी t इक्वल टू 0 वाली, ये क्या पता करने के काम आई है? मैक्सिमम करंट वेरी करता है कैपेसिटर वाली ब्रांच में, फिक्स नहीं रहता, तभी चार्जिंग डिस्चार्जिंग बढ़ाया जाता है। पल्ले बढ़ रहा है कुछ कुछ तो मुंह फाड़ के 4 एम्पियर मत लिख देना। कौन कैपेसिटर, हम तो नहीं जानते उसे, इग्नोर किया साले को, 4 एम्पियर करंट लिखा, जिंदगी भर इग्नोर बैठा रहा, छाती पीट ली उसने, भाई मैं भी तो हूँ, नहीं नहीं है, ठीक है बात हुई। हर टाइम टी पे लिखेंगे ना, और हर टाइम टी पे देखने का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ टी को वेरिएबल रखूंगा, बाकी सब चीजें निकाल के दूंगा उसे, कि जिस टाइम पे तेरे को करंट निकालना है बस यहाँ पे उस टाइम की वैल्यू फेंक दियो। तो अब मैं क्या निकालना पसंद करूंगा, क्या आई नोट आ चुका है 3, डन, मुझे अब क्या निकालना चाहिए, टाउ, और इसको एज इट इज छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे एज इट इज? क्योंकि सामने वाले की इच्छा के समय अनुसार निकलेगा। सामने वाला कह रहा है मुझे तो 5वें सेकंड में बताओ इस ब्रांच में क्या करंट है, ये रिक्वेशन जा निकाल ले, टी की वैल्यू क्या रख ले 5, लेकिन टाउ की तो निकाल के दूंगा उसको। तो टाउ की वैल्यू बताओ कैसे निकालते हैं, सर्किट रीड्रॉ करें। चलो एक बार पहले तुम ये निकालो, टाउ की वैल्यू निकालना एक बार जरा, एक बार सब निकालो टाउ की वैल्यू, निकालने सिखा रखा है ना टाउ। हाँ एक बार फटाफट सारे के सारे टाउ की वैल्यू निकालो जल्दी। 3, 16, क्या निकल के बैठा है, टाउ पूछा था मैंने, एनालॉगस डायग्राम का डिजिटल डायग्राम बना के बैठा है, टैलेंट तो है। 16, चुप रही कैसे, 8, 8 ये 2 ये 8 दूनी 16। हाँ तू बता तेरी कितनी है, 3 आ रही थी तेरी तो, खैर हाँ 16, 16 और तेरा 3, अभी अकेली पड़ गई इसको लग रहा है, मैं अकेली 3 निकाल के बैठी हूँ, बाकी सबका 16 आ रहा है, तो क्या ना मैं ही गलत हो जाऊँ, है कॉन्फिडेंस 3 पे अटकने का, है ठीक है बढ़िया, इसके हाँ में ना नजर आ रही थी कि नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, बट इज्जत बचाने के लिए हाँ है। आओ ओपन सर्किट कर दिया, कुछ नहीं है अब यहाँ पे, बैटरी हटा दी, ये बनेगा सर्किट, ये बोलो कितना, ये 3, ये 3। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ इसको सोल्व कराने से पहले, सवाल है ये, बताओ क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट, क्या बोलते हैं, करंट कहां से जाएगा सारा का सारा, क्या यहाँ से करंट, करंट बोलो कितना जाएगा यहाँ से करंट, तभी तो डेल्टा वी आएगा। क्या बैटरी तो अब यहाँ मतलब ओपन सर्किट किया है तो इन 2 पॉइंट के अक्रॉस निकालोगे ना, इन 2 पॉइंट के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालोगे, सुनने ध्यान से, इन 2 पॉइंट के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालोगे, आगे समझ में। तो इन 2 पॉइंट के अबाउट सर्किट खोलो, चलते हैं सर्किट में, मान लो करंट यहाँ से दौड़ा, जहां पहुंच गया, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, यहाँ से करंट कितना जाएगा, सारा करंट कहां से चला गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया सर्किट का, और सी इक्विवेलेंट कितना था, तो टाउ कितना आ गया, यूनिट बोलो सेकंड, क्या बोला था मैंने, तुम्हें सब पता होगा, कहीं बोली थी ना मैंने लाइन, पता सब होगा बट फिर भी तुम क्यों नहीं करी, नहीं पढ़ाया मैंने शॉर्ट, बुद्धि शॉर्ट हो गई, सर्किट नहीं हो पाया हमारा, ठीक है। तो टाउ कितना आ गया, आई नोट कितना 3, तो फाइनली फाइनली यहां से कितना करंट आ रहा होगा, आई बराबर 3 e टू द पावर माइनस t/4,
अलग अलग टाइम मोमेंट पे क्या अलग अलग फिक्स करंट आ रहा है, ऐसे निकालते हैं करंट। करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, सब्जेक्टेड टू टाइम, चेंजेस विद टाइम। और तुम कह रहे हो 4 बहा दो, यहां से भी बदलेगा क्या करंट आता हुआ? ये t इक्वल्स टू 0 की बात है या t इक्वल्स टू इनफाइनाइट की बात है या एवरी t की बात है? ये 1 एम्पीयर तो हर t की बात है ना, ये थोड़ी ना बदलेगा। आ भी रहा है समझ सबको? तो बताओ यहाँ कितना करंट आ जाएगा अब? ये मान लो i1 था, तो कितना आ जाएगा ये i? 1 प्लस 3 e टू द पावर माइनस t बाय 4। तो पहले का आंसर क्या आ गया? 1 प्लस 3 e टू द पावर माइनस t बाय 4। तुमने इमेजिन किया था कोई सुंदर सा आंसर होगा, ऐसे नहीं, ऐसे निकलता है। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत? पहला हो गया। हाँ बिल्कुल लगा दी। चार्जिंग का बिहेवियर अलग है, डिस्चार्जिंग का बिहेवियर अलग है ऑब्वियसली। यहाँ चार्ज 0 लिया है, वहाँ चार्ज मैक्सिमम लेंगे। सही है, आ भी रहा है तुम्हें समझ? ऐसा तो नहीं हो रहा कि सर ये तो नहीं पढ़ाओ तो बढ़िया है, आ रहा है ना समझ? हाँ हाँ। तुमने 4 एम्पियर कैसे निकाला था? यहाँ से 3 बहा दिया था तुमने, टी कॉस टू 0 मोमेंट पे, रख टी की वैल्यू 0, तो e टू द पावर माइनस 0 या फिर e टू द पावर 0 एक ही बात है। आई कितना आ गया? 1 प्लस 3 4 आ गया। तो तुमने मेरे को कौन सा करंट ला के दिया था? मैंने 0 पे थोड़ा ना पूछा है, मैंने तो हर घड़ी पूछा है। ठीक है, अब दूसरे वाला करते हैं। हाँ हाँ बता। हाँ सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। हम्म 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 हम्म। सेम ही तो तरीका है, डिफरेंट का है। तुम कैसे मान रहे हो उसको डिफरेंट है? सेम ही तो चीज है, हमने कैपेसिटर निकाली कंपेयर से, कंपैरिजन से थी। वो तो तुम इक्वेशन पे आ गए ना, इक्वेशन में तुम कंपेयर नहीं कर पा रहे, अब तूने इक्वेशन से कंपेयर भी कर लिया। बताओ और कोई दिक्कत? करें अगला पार्ट? आओ नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जिंग टाइम कांस्टेंट मतलब डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट मतलब, ऐसे मान लो कि इसको मान लिया मैंने टाउ 1, एक को मान लिया टाउ 2, ये भी आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट होगा और नीचे वाला भी आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट होगा। सी इक्विवेलेंट तो एक ही ब्रांच में एक ही कैपेसिटर है, सेम होगा, सही है। लेकिन आर इक्विवेलेंट डिस्चार्जिंग के टाइम पे अलग होगा। ठीक है, समझाता हूं कैसे। कई जगह बची है, बच्ची तो होनी चाहिए, यहाँ दो। आओ अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। किसकी? डिस्चार्जिंग के केस में आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट निकाल के ले आते हैं। क्यों डिस्चार्जिंग में? क्यों? क्योंकि चार्जिंग का मैंने निकाला हुआ है। क्या चार्जिंग का मैंने आर इक्विवेलेंट निकाला हुआ है? क्या चार्जिंग का मैंने सी इक्विवेलेंट निकाला हुआ है? क्या चार्जिंग का टाउ भी निकाला हुआ है? कहाँ था? ये रहा। ये किसका है? चार्जिंग का। दिख रहा है सबका? ये किसका? चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग का और निकाल लेते हैं। तो डिस्चार्जिंग के लिए टाउ निकालते हैं, कैसे निकलेगा? तरीका वही है, किसको ओपन कर दो? कैपेसिटर को। ठीक है, और बैटरी को शॉर्ट कर दो, या होती ही नहीं बैटरियां? तो बैटरी होती ही नहीं तो शॉर्ट क्या करना? तो पता सर्किट ऐसा बनेगा, देखो। बोर्ड में आत्मा का आवाज आते हुए, ये कितना, ये क्या नीचे वाला बनाऊं? क्यों? बैटरी को शॉर्ट तो तब करेगी जब बैटरी हो, डिस्चार्जिंग में तो बैटरी होती ही नहीं, तो बैटरी हटा ही दी ना। जब बैटरी हटाई दी तो ब्रांच भी नहीं है वो, फिर समझ में आया? तो यहाँ पे बैटरी शॉर्ट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि बैटरी होती ही नहीं, अभी तो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो अब सर्किट ये बना। आर इक्विवेलेंट बोलो कितना? 3 और 3 6 और 2 8। चार्जिंग के में तुमने डिस्चार्जिंग का निकाला और डिस्चार्जिंग में तुम्हारे फरकच्चे हो गए। यही होता है जब डिस्चार्जिंग का चार्जिंग में निकाल के बैठ गए हो तो कितना आया डिस्चार्जिंग का? आर इक्विवेलेंट 8, और सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? यही आएगा, एक ही ब्रांच का जो था। कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफेराड। तो मेरे को बताओ यहाँ पे टाउ डैश या टाउ डिस्चार्जिंग का कितना आ गया? 16। और ये कितना था? 4।
तो τ1 रेशो τ2 क्या तुम्हें दिख रहा है? 4 रेशो 16 मतलब 1 रेशो 4। बताओ दिक्कत। ये तुमने पहली बार करा है या फिर पहली बार तुम देख रहे हो? ये सब ऐसी ऐसी हरकतें एनसीईआरटी में वगैरह में भी है नहीं ये सब कुछ। बट ठीक है, फिर भी हमने कर लिया जब कर ही रहे हैं अच्छे से, क्योंकि वो शीट तुमसे होगी नहीं फिर जो मैंने दी हुई है एक। तो इसमें अगर कोई अकल वाला बंदा होता है उसे पता होता है एक ही कैपेसिटर है, एक ही ब्रांच है, इक्विवेलेंट तो वंदे मातरम। वो इमेजिनेशन में खेल जाएगा सब कुछ। ये शॉर्ट हो चुकी है तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2। अब बैटरी होती ही नहीं है, आर इक्विवेलेंट 8, 2/8 इज 1/4, 1/4 खत्म। कम 35। ऐसा करता है कोई ठीक ठाक बच्चा? ठीक है, वो तो मेरे को समझानी थी एक एक बात, रिलेट करवानी थी। जो मैंने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में वो सिखाना था, इसलिए टाइम लगा। बातें फूक फूक के बोली, रुक रुक के बोली। टाइम दिया तुम्हें कि एक बात सुनो, डाइजेस्ट करो, समझो, आगे बढ़ो। नहीं जरूरी नहीं है इक्विवेलेंट, क्योंकि अभी तो मैं शुरुआत में वैसे सवाल नहीं रख सकता ना, वैसे ये सवाल भी बहुत भयंकर माने जाते हैं। बट शुरुआत में मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दे दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दे दूं, फिर तुम नाचते फिरो। हाँ, फिर कहानी बिल्कुल अलग हो जाती। फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ से अलग इक्वेशन आती, यहाँ से अलग इक्वेशन आती, फिर दोनों इक्वेशन ऐड होती। अब तुम इमेजिन कर सकते हो कैसे कैसे करना है। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं तुम्हें सवाल करवाता तो फिर तुम पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है सर्किट में। सर्किट तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ पहुंच गई। कुछ भी हो रहा है, कभी किसी का कुछ भी रैंडमली नाम रख दे रहे हैं ये लोग, हवा ही नहीं आने दे रहे। तो अब तुम्हें बताया कि अगर मैं एक और कैपेसिटर यहाँ लगा देता तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का आता। फिर इसमें मैक्सिमम करंट कितना आता? 1 एम्पियर का। अब 1 एम्पियर का फिक्स होता क्या? नहीं, 1 एम्पियर अब टी को 0 मोमेंट के लिए सही होता। फिर मैं इक्वेशन लिखता, आई नोट की वैल्यू कितनी आई? 1। टाउ की वैल्यू कितनी आती? इसको ओपन करते, इसको, किसको ओपन करते? इसको ओपन करते, और फिर पूरे सर्किट के रोज देखते क्या हो रहा है। तो फिर वहां पे चार्ज निकालोगे तुम, और चार्ज भी देगा। तभी तो एक, क्योंकि इसके अलोंग देख रहे हो तुम सर्किट को, आर इक्विवेलेंट इसके अलोंग निकालना है, तो उसको थोड़ी ना ओपन मार दोगे, दो जगह से सर्किट ओपन कैसे करोगे? हाँ, इसके अलोंग ओपन करके पूरे का आर इक्विवेलेंट निकालोगे। फिर इसको, इसको एज इट इज रहने दोगे, इसका चार्ज गिवन होगा, यहां से सारी बातें आएंगी, इसके अलोंग ओपन करके आर इक्विवेलेंट निकालोगे। हाँ, फिर दो आर इक्विवेलेंट आ गए अब तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास कितना आर इक्विवेलेंट है? दो आर इक्विवेलेंट है, और दोनों आर इक्विवेलेंट के हिसाब से सर्किट में अलग अलग चीजें निकालोगे तुम, अलग अलग टाउ निकालोगे। क्यों? ऑब्वियसली दो कैपेसिटर है, तो किन्हीं भी दो कैपेसिटर का टाउ सेम थोड़ी ना होगा। हर एक कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट अलग अलग होता है, अपना अपना। जैसे इसका टाइम कांस्टेंट कितना आता है इस वाले कैपेसिटर का? 4। तो इस वाले का जरूरी थोड़ी ना 4 है। तो अब तुम्हें सर्किट में हर चीज दो दो वैल्यू के साथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक इस कैपेसिटर के लिए है और एक ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए है। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में मेहनत दुगनी हो जाएगी, लॉजिक सेम रहेंगे। हुआ क्लियर? बट पहले एक बार बेसिक से तो कर लो ना, मतलब एक बेसिक सवाल, एक आइडियल सवाल तुमने कर लिया, अब उसमें वैल्यूज लगाते रहो, तीन तीन जगह कैपेसिटर लगा लो तब भी हो जाएगा। तुम्हें पता है एक को कैसे सोल्व करते हैं, तो दो को भी आता है सोल्व करना। दो एक साथ सोल्व नहीं होंगे, एक टाइम पे एक सोल्व होगा, क्योंकि दोनों का टाउ अलग है, दोनों का आर इक्विवेलेंट अलग है, दोनों का सी इक्विवेलेंट अलग है। समझ आया? दोनों के टाइम फ्रेम भी अलग है। समझना कितनी अजीब बात है। यहां अगर एक और कैपेसिटर है, यहां अगर एक और कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर की दुनिया का समय अलग, और इसके कैपेसिटर की दुनिया का समय अलग तरीके से चल रहा है। इसके लिए 1 मिली सेकंड की फील अलग है, इसके लिए 1 मिली सेकंड की फील अलग है। यही टाइम कॉन्स्टेंट होता है अपनी अपनी दुनिया का। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की कैपेसिटेंस सी है, तीनों की कैपेसिटेंस, कोई भी एक कैपेसिटर 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं खा सकता। सुनते रहना, मैं लिख नहीं रहा थ्योरी में सवाल, ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूँ बस। 3 कैपेसिटर सीरीज में है, 3 कैपेसिटर सीरीज में है, तीनों की कैपेसिटेंस सी है। कोई भी कैपेसिटर 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं खा सकता, कोई भी कैपेसिटर 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं खा सकता, कोई भी कैपेसिटर 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं खा सकता, ये बात पक्की है। ठीक है, तो क्या तुम बता सकते हो कि हर कैपेसिटर पे क्या क्या पोटेंशियल होगी?
ये सब सवाल आसान है बहुत, बस तुम्हारी कैपेसिटर की समझ को थोड़ा अच्छा करेंगे। अब बता, आओ देखो ऐसे समझो इसको कि अगर मुझे यहाँ से Q मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी खा सकता है? 50। Q इक्वल टू सी वी। इसका भी Q मैक्स कितना आएगा? 50 सी। इसका भी Q मैक्स कितना आएगा? तो सबका Q मैक्स सेम आ गया, सबका Q मैक्स, तो सब बराबर पोटेंशियल खा रहे होंगे ना, सब बराबर पोटेंशियल खा रहे होंगे। और ये तो तुम वैसे भी देख के बता सकते हो, तो तीनों आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो तीनों की चार्ज लिमिट भी सेम ही होगी, तो पोटेंशियल काहे को बदलेगा जब Q और V फिक्स है? Q और C अगर फिक्स है तो क्यों बदलेगा पोटेंशियल? नहीं समझ में आया? अब मैं सवाल चेंज कर देता हूँ, अब मैं ऐसा कर देता हूँ कि ये तो है मान लो तुम्हारा, उसने कहा है ना मैक्सिमम कितनी खा सकता है? 50 वोल्ट खा सकता है, सब मैक्सिमम खा रहे होंगे अपना चुपचाप, क्या दिक्कत है? समझ आया? अब सवाल बदल देता हूँ, अब मैंने कहा कि मान लो ये है C, 4C, 5C, कोई भी 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं खा सकता, कोई भी 50 वोल्ट से अलाउड ही नहीं है 50 वोल्ट से ज्यादा खाना। अब बताओ तीनों पे पोटेंशियल क्या होगी? अगेन क्यू मैक्स निकालेंगे, इस वाले का क्यू मैक्स क्या आएगा? इस वाले का क्यू मैक्स, इस वाले का क्यू मैक्स, बोलो 250 सी। करो परेशानी इधर। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, इस सवाल को बाद में आते हैं इस पे। दो इंसान है मेरे पास, एक उसेन बोल्ट, ठीक है, और एक ही है, दोनों के एक पैर आपस में बांध दिए, दोनों के एक एक पैर आपस में बांध दिए, दोनों का फेस सेम साइड है, दोनों का फेस सेम साइड है, तो किसी एक की लेफ्ट किसी एक की राइट के साथ बंधी हुई है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, उसेन बोल्ट तो भाग सकता है मान लो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये भाग सकता है 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो दोनों साथ में कितने स्पीड से भाग सकते हो? ये कैसे, तुम्हें कैसे पता 3 मीटर पर सेकंड? क्योंकि वो तो भाग लेगा पर ये गिर जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू नोट भागना, समझ गए ना? तो मैक्सिमम उनकी क्या हो जाएगी? क्लियर है? अच्छा, यहां मैक्सिमम कितनी पोटेंशियल खाई जा सकती है? अब सुनना, इसका क्यू मैक्स 50 सी, इसका 200 सी, इसका 250 सी, तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफर करती है, चार्ज सेम होता है, लेकिन वो सेम चार्ज 250 सी रखू, 200 सी रखू, 50 सी रखू, तीनों में 50 सी, लॉजिक? उसेन बोल्ट और ये 3 मीटर पर सेकंड, लग गया पता? आ रहा है समझ? तो यहां कितना चार्ज होगा? 50 सी, यहां भी कितना होगा? समझ आया? कोई दिक्कत? अगर ये 50 खाता है, अगर ये 50 खाता है, तो वैसे 50 मैक्सिमम खाई जा सकती है, 50, तो सबसे ज्यादा वाले को खिलाओ ना। वी किसके बराबर होगा? तो वी बराबर होगा क्यू बाय सी, और ये कभी भी किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 50 से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, तो ये बात रहनी चाहिए मेरे पास। क्या मेरी बात समझ पाए? पक्का? तो बताओ, ये 50 खा सकता है, तो आंसर क्या आएगा, कितनी पोटेंशियल होगी इसके पास? पोटेंशियल अलग अलग हो सकती है, सीरीज में है। आओ, हाँ हाँ बोलो। क्यू कितना है यहाँ? 50 सी डिवाइडेड बाई सी, तो कितनी वोल्ट खाएगा ये? इसका बताओ। 50 सी बाई 4 सी, तो 4 से इसको काटो, कितना आएगा? ये वाली वैल्यू तो याद होगी तुम्हें यार, 12.5, तो ये आ गया 12.5 वोल्ट, कितना आया? ये कितना वोल्ट खाएगा? 50 सी बटा 5 सी, 10 वोल्ट। क्या पोटेंशियल ड्रॉप आ गया हर कैपेसिटर पे? मुश्किल थोड़ा ना था सवाल, बट होते नहीं है ये सवाल। क्यों नहीं होते? फॉर्मूले रट्टा मारने थोड़ी ना हो जाएंगे, समझ से आते हैं, जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी ये सब कैसे सोचोगे? आया समझ? और ये तो मैंने तुम्हें समझाया सवाल कहानी की तरह, अगर मैंने लैंग्वेज में लिख के दे दिया तो भाई, तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं, पढ़ने की स्पीड भी अच्छी नहीं, ग्रास्पिंग पावर भी अच्छी नहीं, और अंडरस्टैंडिंग और फंडामेंटल डेवलपमेंट वो तो भगवान जाने। तुम्हें पढ़ा पढ़ा के तो कुछ चरी फेल हो गया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, इनसे काम नहीं चलेगा।
करना जरा। पता नहीं। हाँ, गुलाम भी तो है, फिरार थोड़ी ना है। हाँ, अब हम सारे क्वेश्चन करेंगे दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर के। कितना? 3 वोल्ट। 4, 3। चलो। हुआ? तुम दोनों ही बचे हो बस। देखो, अरे बहुत टाइम, अरे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया। सवाल में है तो है नहीं कुछ, पन्नी भर का सवाल है। देखो इधर, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, फालतू है। क्यों? इधर देखो, 10, 20, 20, 40, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर सही, मतलब WSB। इसका कोई फायदा नहीं है, लगाओ या ना लगाओ, एक को बात। तो अब इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। बोलो ये कितना? 1 में करूंगा मैं सारी चीजें, कम से कम लिखूंगा। C1 C2, सॉरी ये C3 है, C1 C3, 10 और 40। अच्छा सॉरी, 10 और 20, 10 और 20, तो 10 इंटू 20, 200, बटा 10 प्लस 20, 30। तो कितना आ गया? 20/3। सर्किट बना 20/3। लिखा क्या जाएगा यहाँ पे? माइक्रो फैराड। और नीचे वाला कितना? ये 20 और 40, तो 800, तो ये आ गया तुम्हारा 40/3। फिर सर्किट बिल्कुल सेम है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया, और इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट क्या ये हो जाएगा कि मैं सब कुछ हटा के बस एक कैपेसिटर लगा दूं, दोनों को ऐड कर दो। 20 और 40, 60, 60/3 20, तो टोटल कितना आ गया? 20 माइक्रोफेराड। ये आ गया तुम्हारा सी इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का। आ गया। अब मुझे क्यू नेट और मिल जाए, कहीं से क्यू नेट और मिल जाए। आओ क्यू नेट ढूंढ के लाते हैं। ये 20 माइक्रोफेराड है, और C1 कितना है? सॉरी, 20 माइक्रो कलाम है चार्ज, और C1 कितना है? 10 माइक्रोफेराड। तो V कितना आ जाएगा? ड्रॉप कितना होगा इसके लोग? अरे V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। मुश्किल होता हो। V इक्वल्स टू क्यू बाई सी मतलब 2 वोल्ट। यहां से यहां ड्रॉप आया 2 वोल्ट का, यहां से यहां कितने का ड्रॉप आएगा? 2 वोल्ट का। क्या पढ़ाया हुआ है ये सब? याद करो, मैंने तुमसे एक दिन एक डायग्राम बनवाया था ऐसे करके। और हमें साफ साफ दिख रहा था, जितना ड्रॉप यहाँ से यहाँ आ रहा था उतना ही ड्रॉप यहाँ से आ रहा था, जितना यहाँ से आ रहा था उतना ही यहाँ से आ रहा था, और इनसे कोई करंट नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये सब रेशो में थे। याद आया वो दिन? पक्का? आज के दिन उसको अप्लाई कर लो। यहाँ से यहाँ ड्रॉप, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, ये कितना?
माइक्रो कलाम या सॉरी माइक्रोफराड। तो क्यू कितना आ जाएगा इस पे, क्यू इक्वल टू सी वी 40। सुनते रहना आप। अगर यहां 20 माइक्रो कलाम में तो यहां सीरीज, तो पूरे यूनिट में कितना है 20, तो यहां कितना है 20, और यहां कितना 80 कहां से, अरे सीरीज सेम रहेगा ना, कितना, ये तो तभी पॉसिबल है जब यहां से कितना आया होगा, अब निकाल लो भी, क्यू इक्वेलेंट अपॉन में सी इक्वेलेंट, तो क्यू बाई सी कितना आ जाएगा इसका, मुश्किल कोई बात, तो कितना आ गया 3 वोल्ट, खुश हो जाओ 3 वोल्ट वाले। तरीका पता नहीं क्या रहा होगा तुम्हारा, होना है ऐसे यहाँ पर। यहाँ तक बताओ किसी को कोई भी दिक्कत हो तो ऐसे ऐसे सवाल भी करने आने चाहिए, पता लगे ठीक है हाँ तुम दुनिया जहान की बातें पढ़ रहे हो कि ठीक है भाई 2 कैपेसिटर मतलब 2 दुनिया, 2 अलग अलग फ्रेम, मजा आ गया। सवाल ये भी नहीं हो रहे फिर, ये भी नहीं हो रहे फिर, ये तो कम से कम करने आने चाहिए। अच्छा एक और बताओ, अगेन मैं तुम्हारे सामने प्रूफ करता हुआ चल रहा हूँ, फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है अगर उन फॉर्मूले के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है। इसीलिए दुनिया में नीट के पेपर में कोहराम छाया, पेपर मुश्किल आया था जरूरी नहीं है, 2-3 क्वेश्चन थे बस, वो भी ठीक ठाक, पेपर मुश्किल नहीं था। मुश्किल क्या था, ये एक्सेप्ट करना पूरे समाज के लिए कि फिजिक्स समझ के पढ़नी चाहिए, 4 फॉर्मूले रट के नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि उससे पहले नीट का पेपर हमेशा फॉर्मूला बेस्ड आता था। लेकिन एडवांस का तो कभी भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं आया, तो तुम तो अलग ही जहां में, उसका नहीं आता कभी भी। अब तुमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछूं, चार्ज फ्लो बताओ। सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये बताना है, ठीक है, ये 2 डंडे नहीं गिवन, बस ये ऐसा ही है, इतना ही है बस सवाल। करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट, बोलो, करंट कह रहा हूँ, चार्ज, बता बता, जो भी बताओगे रीजन के साथ बताना, लॉजिक के साथ बताना। आओ देखो, 2 तरीकों से समझो इसको, मान लो इसने क्यू चार्ज बहा दिया, तो इस पे क्या बचा, ये यहाँ गया, कौन प्लस क्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कितना, जब यहाँ प्लस क्यू आया होगा तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब यहाँ से प्लस क्यू लीव कर गया होगा, और जब ये प्लस क्यू यहाँ आया होगा तो यहाँ पे कितना आ गया होगा, और ये तो तभी पॉसिबल है ना जब यहाँ से प्लस क्यू लीव कर गया होगा, तो इस पे कितना, और ऐसी सिमिलरली इस पे कितना। अच्छा एक और चीज बताओ, पैरेलल में सीरीज में आए, तुम्हारी मर्जी है, दोनों है, याद करो मैंने तुम्हें बैटरी का कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, और एक कनेक्शन मैंने तुम्हें ऐसे दिया था, इसमें मैंने कहा था कि मेरे पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पैरेलल है या सीरीज है, 1 सेकंड की छोटी सी बात थी, अब लग जाएगी, तो मेरी मर्जी है मैं इसको पैरेलल मानूं या, तो जिससे मेरा आंसर होता होगा उस परसेप्शन से देख लेंगे इसको, ठीक है। तो अगर मैंने पोटेंशियल पॉइंट यहां लिए तो कैसे हो गए पैरेलल, ये दोनों सीरीज और ये दोनों के साथ पैरेलल में, अगर पोटेंशियल पॉइंट यहां लिए गए,
अगर पोटेंशियल पॉइंट यहां ले लो तो ये दोनों और ये, बताओ कोई दिक्कत? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर आर द पोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने पोटेंशियल पॉइंट यहां ले लिया। अब लगा देंगे K2। K2 बोले तो ऊपर से ड्रॉप निकालो, नीचे से ड्रॉप निकालो, सेम आना चाहिए। तो ऊपर से गए, यहां से VA माइनस VB कितना आएगा, लिखवाना। VA माइनस VB लिखवा दो तनिक। आइडेंटिकल है सारे कैपेसिटर। कैसे हैं सारे कैपेसिटर? आइडेंटिकल है। तो ये क्या लिखा जाएगा, Q माइनस Q बाय, ये आ गया। क्या इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ कोई दिक्कत? और मैं ऐसे भी लिख सकता था, किसी भी Q माइनस Q चार्ज के लिए, किसी भी Q माइनस Q चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगी, KQ बाय R। ऐसा भी तो लिख सकते हो, एनालॉजी है सब। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्लेट में मैंने स्फीयर वाला फॉर्मूला लगा दिया, स्फीयर में प्लेट वाला लगा देंगे, लेकिन ऐसे मुंह फाड़ के नहीं लगाएंगे। सिचुएशन मैच हो रही होगी, कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो ही लगाएंगे। ठीक है, खैर अभी ये बात को ड्रॉप करो, अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं जाएगी। अभी तो इस पे ध्यान दो, ये तो समझ में आ रहा है सबको। ये लिख ली पोटेंशियल ऊपर से, नीचे से पोटेंशियल क्या लिखी जाएगी, VA माइनस VB। हाँ बिल्कुल, माइनस Q। तो इस पर ऐसे लिख सकता हूँ, Q माइनस Q। बोलो, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, सारी बातें क्लियर है? अच्छा, तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल बराबर होंगी। जब इक्वेट करोगे तो तुम्हें फील आएगी कि कोई भी क्वांटिटी खुद की दुगनी तो तभी हो सकती है ना, जब वो जीरो हो। क्योंकि जीरो का दुगना ही जीरो होता है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका दुगना वो खुद आ जाए। समझ पाए? और इंटीजर की बात हो रही है, -2 की किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि वो खुद वापस -2 आ जाए, 1 से। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सवाल, कि अगर कोई नंबर दुगना होकर खुद का नेगेटिव आ जा रहा है तो नंबर क्या होगा? ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जीरो के अलावा। समझ पाए हो? तो इसका मतलब ईच एंड इंडिविजुअल टर्म इज जीरो, तो इसका मतलब Q माइनस Q इज जीरो, इसका मतलब Q बराबर Q। इसका मतलब फुली डिस्चार्ज हो चुके हैं सारे कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो कितना करंट फ्लो करेगा, सारा, कितना, सारा करंट फ्लो करेगा। तुम इसको वहां से भी रिलेट कर सकते हो, मैंने तुम्हें 2 शेल दिए थे, बाहर वाला अंदर वाले से कनेक्ट कर दिया, तो अंदर वाले से बाहर वाले पे चार्ज जाएगा कब तक, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होती। और कितना जाता था, सारा। याद आया? वो ये गेम वहां पे भी ऐसी प्रूफ किया था, याद आया? x बराबर 2x जैसी हरकतें हो रही थी वहां पे, वो तो तभी पॉसिबल है जब x जीरो, और x था Q माइनस Q, तो Q माइनस Q वहां पे भी जीरो था, तो Q बराबर कैपिटल Q आ गया था। वही तो यहाँ पे भी हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया मैथमेटिकल समझना, कैसे समझना, मैथमेटिकली समझना, है ना। थोड़ा सा फील के साथ भी समझ लेते हैं इस चीज को। के कैपेसिटर और ये कैपेसिटर तीनों आइडेंटिकल है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, चल रहा है यही, कोई दिक्कत? अच्छा, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। नेट चार्ज कितना, जीरो, नेट चार्ज। तो बाहर से कोई चार्ज नहीं आया, बाहर से कोई चार्ज, तो यही तो सारा चला गया होगा। क्यों गया होगा सारा, मुझे कैसे पता? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होगी, कब तक चार्ज दौड़ेगा। हाँ, तो Q विल फ्लो टिल डेल्टा V, किन दोनों का डेल्टा V, ऊपर वाली और नीचे वाली ब्रांच का डेल्टा V जीरो हो जाए, नीचे वाली और ऊपर वाली ब्रांच का डेल्टा V जीरो हो जाए। समझ आया? और वो तो तभी पॉसिबल है जब पूरा फ्लो कर जाए, कोई मैथमेटिक्स नहीं, सीधा आंसर, सारा चार्ज जाएगा। परेशानी होती है ऐसी बातें सुनने में, तभी 2 चैप्टरों में एक ही बात बार बार रह जा रहा हूं। आ रहा है कुछ कुछ समझ, पल्ले बढ़ रही है चीजें, कोई दिक्कत? तो ऐसा करने पे सारा चार्ज फ्लो कर जाता है। ठीक है,
द एंटायर चार्ज, यहां से पूरा का पूरा क्यू फ्लो कर जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? हर कैपेसिटर अपनी न्यूट्रल स्टेज में आ जाएगा, हर कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा, हर कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो तुम, एवरी कैपेसिटर विल फुली, तभी तो पोटेंशियल बराबर होगी। एक नहीं 3 लॉजिक दिए हैं। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर को कंक्लूड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जितने हमने चैप्टर कर लिए सबके क्वेश्चन करेंगे। अब बता, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, अच्छा यहाँ, हाँ बता क्या, अच्छा हाँ वो तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी नंबर खुद के नेगेटिव के बराबर कब होगा, जब जीरो, क्योंकि जीरो ही एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। अब तुम्हें क्या क्या करना है, चैप्टर 2, क्योंकि अब मैं कैपेसिटर करा चुका हूँ तो पोटेंशियल और कैपेसिटर दोनों है उसमें। चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सब कर चुके हैं हम। ठीक है, इनका तुम्हें क्या क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, फिर एग्जाम्पल भी एंड एग्जाम्पल, फिर क्या करना है एग्जाम्पलर, उसके बाद पीवाई की शीट, फिर उसके बाद लेवल अप शीट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्योंकि कैपेसिटेंस अपने आप में एक अलग टॉपिक है, डिजर्व करता है कि अलग से कराया जाए। क्योंकि क्यू बराबर सी भी तो मैं 1 सेकंड में बता के निकल लेता, तुमने 4 क्लास खा ली इसकी। और ऐसा क्या मैंने सारी चीजें पढ़ा दिया, अभी भी तुम क्या कंफर्टेबल हो कि दुनिया का हर क्वेश्चन कर लोगे? अभी भी कैपेसिटर में तुम्हें वो बात नहीं है कि दुनिया का हर क्वेश्चन कर लो इतना पढ़ाने के बाद भी। तो इसलिए कैपेसिटर अलग से टॉपिक है और वो डिजर्व करता है डेडिकेटेडली पढ़ाया जाए। अब ये सब डिस्कस करना चालू करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे हम? चैप्टर 2 में अब तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। कहाँ, ये कब करा? चैप्टर 1 ही तो हुआ है अभी तक तुम्हारा डिस्कस। फिर भी एक बार दोबारा कर लेंगे, अगर कोई डाउट आता है पूछ लेना, अगर कोई डाउट आता है पूछ लेना। इसकी कैपेसिटर की लेवल अप शीट आज भेज दूंगा मैं, कैपेसिटर की लेवल अप शीट आज भेज दूंगा, बाकी तीनों पहले से भेजे हुए हैं। ठीक है, तो हम कहां से शुरू करेंगे अब? नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, चैप्टर 2 की ये चारों चीजें करेंगे। हाँ, नहीं भेजी तो आज भेज दूंगा, नहीं भेजी तो आज भेज दूंगा। ठीक है, उसमें वैसे मैंने दोनों मिक्स कर रखे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक, उसकी मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, ये कुछ तो ऐसा नाम है, कुछ सीबीएसई में देख लेना, उसमें एनसीईआरटी में क्या नाम है तुम्हारा, उसकी भी उसमें मैंने इसमें मिक्स कर रखी है। तो एक बार को तुम चैप्टर 4 की लेवल अप अभी रहने दे सकते हो, बाकी सबकी तो कर ही लो। ठीक है, जैसे चैप्टर 2 की मैंने लेवल अप क्यों नहीं भेजी थी, क्योंकि मैस्टर अलग से है। ठीक है, तो अगली क्लास में ये सब होना चाहिए, बिल्कुल कंटेस्ट तुम्हें डिस्कस करेंगे, और गुटली मत मारना मैंने तुम्हें इस बार।